नमस्कार साथियों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के हाजिर हूं और वो है आपके ईवीएम वेरिफिकेशन इश्यू। कल 13 दिसंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय पीठ के सामने याचिका आई थी हरियाणा से, जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें, और उस याचिका में जो ईवीएम वेरिफिकेशन से संबंधित अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उसी को लेकर के इन्होंने गाइडलाइन जारी करने के लिए याचिका दायर की है। तो सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान 2 सदस्यीय पीठ ने यह कहा है कि अब यह मामला वही पीठ सुनेगी जिसने अप्रैल 2024 में यह फैसला दिया है। तो यह चर्चा का विषय है काफी। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं, किन किन चीजों पर इस पर हम फोकस करेंगे। देखिए, ईवीएम सत्यापन का मुद्दा, इस पे हम प्रमुखतः आपके 4 बातों पर चर्चा करेंगे। पहली, ये चर्चा में क्यों है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय का अप्रैल 2024 का निर्णय, ये 26 अप्रैल को आया था, 26 अप्रैल का ये निर्णय। फिर अभी दिसंबर 2024 में फिर इस मामले पर सुनवाई हो रही है। क्यों हो रही है, जैसे थोड़ा सा ब्रीफ मैंने अभी किया है, अभी इस पर विस्तार से बात करेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे ईवीएम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए सबसे पहले चर्चा की बात करते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो देखिए, चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में इसलिए है, अभी ईवीएम वेरिफिकेशन का मुद्दा यद्यपि अप्रैल 2024 में डिसीजन हो गया था, लेकिन दोबारा से चर्चा में क्यों आया है कि अभी हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ था। हरियाणा विधानसभा के चुनाव में आपको पता है कि बीजेपी की करारी हार का जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो बता रही थी कि इसकी करारी हार होगी और बहुत बड़े बहुमत से कांग्रेस गठबंधन हरियाणा में चुनाव जीतने वाला है। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए, इवन देन जो एग्जिट पोल हैं उनमें भी बीजेपी की पराजय दिखाई गई थी। लेकिन जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो एकदम पासा पलट गया। यानी आप देख रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी ने सरकार बनाई और कांग्रेस है वो बुरी तरह से पराजित हो गई। तो ये इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाए और इनके दिमाग में आया कि नहीं यार, ये ईवीएम में कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। तो इन्होंने इस मुद्दे को उठाया और मुद्दे को उठा करके फिर कांग्रेस के नेता हैं करण सिंह दलाल, ये आपके 5 बार विधायक रह चुके हैं, राइट, और एक हैं आपके लखन कुमार। इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और इस याचिका पर सुनवाई के लिए पीठ गठित हुई। यानी किस पीठ के पास इस सुनवाई होनी थी, तो उसमें जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पीवी बराले की पीठ इस पर सुनवाई करनी थी उन्हें। 13 दिसंबर 2024 को यह सूचीबद्ध था मामला और इस पीठ ने अब यह कहा है कि भाई हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे, इस पर सुनवाई वही पीठ करेगी जिसने अप्रैल 2024 में फैसला दिया था वेरिफिकेशन को लेकर के। तो यह है चर्चा का विषय। अब आ जाइए कि इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। देखिए, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन और प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, इसका चुनाव कैसे होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए हमारे संविधान ने अनुच्छेद 324 के तहत एक स्वतंत्र निकाय निर्वाचन आयोग, स्वतंत्र निकाय निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया है। यानी ये इस निर्वाचन आयोग को जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आप इन चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराएंगे और इसके लिए इसे नियंत्रण, निर्देशन और अधीक्षण की शक्ति दी गई है। यानी जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, राज्यसभा के चुनाव होंगे, राज्यों में जिन राज्यों में विधान परिषद है उनके चुनाव होंगे, राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव होंगे, तो उन चुनावों का जो मतदाता सूची है वो भी ये तैयार करेंगे निर्वाचन आयोग। और फिर चुनावों का
संचालन भी यही करेंगे, यानी नियंत्रण, निर्देशन और अधीक्षण करने की शक्ति इन्हें दी गई है। ठीक है, इसके साथ साथ संसद को यह अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 324 में ही कि चुनावों को विनियमित करने के लिए राइट नाउ आप अधिनियम पारित करेंगे। भाई संसद का चुनाव कैसे होगा, इसके लिए यानी लोकसभा राज्यसभा के लिए, तो इसके लिए आप क्या बनाइए, यानी कानून बनाइए, इसके लिए कानून बनाइए, इसके लिए कानून बनाइए, इसके लिए कानून बनाइए। ये अलग अलग अनुच्छेदों में ये व्यवस्था दी हुई है। तो संसद ने इसके लिए कानून बनाया है। तो कानून है यानी रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 और रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1952, यानी एक है वो संरचना की बात कर रहा है और दूसरा है उसके फंक्शन की बात कर रहा है। इस पर अलग से हम जब कभी चर्चा का मुद्दा होगा तो चर्चा करेंगे राइट नाउ आरपी एक्ट को लेकर के। तो इन माध्यमों से इन चुनावों का संचालन होता है। अब सारा खेल किसका है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का। तो अभी तक जो चुनाव होते थे वो बैलेट के माध्यम से हो रहे थे, लेकिन बैलेट के माध्यम से जो चुनाव हो रहे थे उसमें एक समस्या आ रही थी। समस्या ये आ रही थी कि जो बाहुबली वगैरह हैं वो मतदान केंद्र को क्या हाईजैक कर लेते थे और रिजल्ट ये निकल करके आता बूथ कैप्चरिंग, और रिजल्ट ये था कि वो उसमें बोगस जो है मतदान करवा देते थे। तो इस समस्या के समाधान के लिए ईवीएम का कॉन्सेप्ट पर बात की गई 1970 के दशक में। 1977 में पहली बार इस पर विचार किया गया था। तो इसके लिए आता है ईवीएम। ईवीएम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए बैलेट पेपर के स्थान पर ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, ध्यान से आप समझिएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इस पर और उस आदेश से आरपी यानी रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में संशोधन करके धारा 61A जोड़ी गई। धारा 61A कब जोड़ी गई थी, दिसंबर 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया था। उस आदेश की अनुपालना के क्रम में संसद ने आरपी एक्ट 1951 में संशोधन किया और धारा 61A जोड़ी। नोट कर लीजिएगा, पीटी का फैक्ट है ये। और इसमें यह प्रावधान किया कि अब ईवीएम के माध्यम से वोटिंग कराई जाएगी। ठीक है, 15 मार्च 1989 से यह अधिनियम प्रभाव में आ गया। अब आगे क्या होता है, ध्यान से आप समझिएगा। अब आगे की बात हम आगे बताएंगे कि कब कब कैसे कैसे चुनाव हुए थे ईवीएम के माध्यम से। अब जरा इस पर आ जाइए। 2004 से ईवीएम से रेगुलर चुनाव कराना शुरू हो गया है, यानी लोकसभा का जब चुनाव हुआ था 2004 का तो पूरी तरह से ईवीएम आधारित था। और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि ईवीएम से ही मतदान हो रहा है, बैलेट से नहीं हो रहा है। तो हो यह रहा है कि विपक्षी, यानी जब से आप देखेंगे कि बीजेपी सत्ता में आई है सेंट्रल में, तब से यह मुद्दा काफी चर्चित रहता है कि भाई इन्होंने ईवीएम से छेड़छाड़ करके ये चुनाव जीत जाते हैं, राइट। और ईवीएम पर बड़ा यानी सारा का सारा जो है आरोप है वो ईवीएम पर लगा दिया जाता है। तो इसको लेकर के एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई तो उसमें यह कहा गया था, अभी 2024 की बात है ये, कि भाई ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए बल्कि ईवीएम की जगह पर बैलेट से चुनाव होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर ईवीएम से चुनाव हो भी तो चुनाव परिणाम के बाद अगर शिकायत हो तो 100% जो ईवीएम है उनका सत्यापन कराया जाए। ये दो मुद्दे इसमें उठाए गए याचिका में। अब सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई तो सुनवाई में 2 सदस्यीय पीठ का गठन हुआ। और ये 2 सदस्यीय पीठ कौन कौन सी थी, इसमें थे जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता। अब संजीव खन्ना आज सीजीआई बन चुके हैं, 11 दिसंबर से इन्होंने अपनी यानी नवंबर, अभी दिसंबर चल रहा है, नवंबर से इन्होंने सीजीआई का पद धारण कर लिया 11 नवंबर से। तो अब तो ये सीजीआई हैं, लेकिन तब तो ये सीजीआई नहीं थे। तो जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की एक पीठ गठित हुई और उसने उस याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई करके 26 अप्रैल 2024 को फैसला आया, फैसला दिया इस 2 सदस्यीय पीठ ने। क्या फैसला दिया, ईवीएम के सत्यापन को लेकर के।
देखिए, इन्होंने सबसे पहले जो उन्होंने मांग की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो उसको इन्होंने खारिज कर दिया कि भाई बैलेट से चुनाव नहीं होगा, चुनाव ईवीएम से ही होगा। दूसरी बात, जब उन्होंने यह कहा कि भाई 100% मत यानी 100% वेरिफिकेशन होना चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई 100% वेरिफिकेशन संभव नहीं है, ये फिजिबल नहीं है, 100% वेरिफिकेशन नहीं होगा। दोनों बात ये खारिज हो गई। अब आगे क्या कहा उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस 2 सदस्यीय पीठ ने कि भाई जो ईवीएम है इसमें गड़बड़ी की बात जो कर रहे हैं आप, वो पूरी तरह से निराधार है। ईवीएम के माध्यम से जो वोटिंग बिहेवियर है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। ईवीएम से बूथ कैप्चरिंग और फर्जी वोटिंग बंद हुई है। तो यानी ईवीएम पर पूरी तरह से मोहर लगा दी कि भाई ये रोना धोना बंद कीजिए अब आप, राइट नाउ। इसका मतलब ये निकल करके आया। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट को यह भी था कि भाई हो सकता है गड़बड़ी हो, तो निष्पक्षता को सिद्ध करना है, विश्वसनीयता को, तो चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता होना बहुत जरूरी है। अगर विश्वसनीयता नहीं होगी तो समस्या हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट की इस 2 सदस्यीय पीठ ने एक आदेश पारित कर दिया। आदेश क्या है? आ जाइए। लेकिन चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए ईवीएम सत्यापन आदेश पारित किया। ध्यान दीजिएगा, यह ईवीएम सत्यापन आदेश 26 अप्रैल 2024 को सर्वोच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय पीठ ने पारित किया। इस 2 सदस्यीय पीठ में कौन थे? जस्टिस संजीव खन्ना जो वर्तमान में सीजीआई हैं, और जस्टिस दीपांकर। ठीक है, चलिए अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने यह कहा, यानी सत्यापन कि चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो या विधान परिषद हो, राइट नाउ, कोई भी इलेक्शन हो, उस इलेक्शन के परिणाम घोषित होगा। जैसे आज परिणाम डिक्लेयर हो गए, तो परिणाम डिक्लेयर होने की तारीख से 7 दिन के अंदर आप शिकायत कर सकते हैं चुनाव आयोग को। और शिकायत करेगा कौन? शिकायत करेगा दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर जो उम्मीदवार आया है। जैसे जो विजेता है वो तो फर्स्ट नंबर पर हो ही गया, तो जो सेकंड नंबर है और थर्ड नंबर है, सेकंड नंबर वाला भी शिकायत कर सकता है और थर्ड नंबर वाला भी शिकायत कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। ठीक है ना? यही क्या करेंगे? शिकायत करेंगे। और कितने? 7 दिन के अंदर। जब ये शिकायत कर देंगे, लिखित अनुरोध करेंगे किसको? निर्वाचन आयोग को। तो अब निर्वाचन आयोग इनके आधार पर सत्यापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। तो उसमें क्या होगा सत्यापन में? तो सत्यापन में यह कहा था कि भाई 100% नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, मना कर दिया था 100% का। लेकिन जिस विधानसभा क्षेत्र से या लोकसभा क्षेत्र से आप चुनाव का मुद्दा है, तो वहां की जो टोटल ईवीएम होंगी, जो मतदान केंद्र हैं, वहां पर टोटल ईवीएम मशीनें होंगी, तो 5% का वेरिफिकेशन किया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए वहां पर 300, सपोज दैट मान लीजिए 300 क्या हुई है आपकी? 300 ईवीएम का यूज हुआ है उस चुनाव में, उस चुनाव क्षेत्र में। ठीक है, तो उसका 5%, तो 5% का मतलब आपको समझ में आ गया 15। अगर मान लीजिए वहां पर 1000 हुआ है, तो 1000 का आप क्या निकालेंगे? 5%। इस तरह से आप, यानी केवल 5% ईवीएम के सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगा। यह बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी। 5%। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये 5% ईवीएम कौन सी होंगी, किस मतदान केंद्र की होंगी? तो इसका निर्णय शिकायतकर्ता करेगा, यानी संबंधित पार्टी का शिकायतकर्ता या उसका प्रतिनिधि। कि भाई जैसे मान लीजिए आपके 200 केंद्र हैं, तो 200 केंद्रों में आपको लगा कि यहां गड़बड़ी हुई होगी या यहां गड़बड़ी हुई होगी या यहां गड़बड़ी हुई होगी। आप चुनाव कर लीजिए उन सीटों का, और जितनी आप सीटों का चुनाव करेंगे, लेकिन वो 5% से ज्यादा सीट नहीं, मतलब मतदान केंद्र, राइट नाउ, जिन पर आप 5% ईवीएम मशीन का आप सत्यापन कराएंगे और उनका चुनाव आप करेंगे। ठीक है, चुनाव आपने कर दिया, तो चूंकि अब इस पर खर्च आएगा, तो खर्च कौन वहन करेगा? तो खर्च शिकायतकर्ता वहन करेगा। शुरुआत में वो डिपॉजिट करेगा, और अब इसकी जांच कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम मशीन जिस कंपनी ने बनाई है, उसी कंपनी का इंजीनियर इसकी जांच करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यानी चुनाव चयन कौन करेगा? शिकायतकर्ता। और उसकी जांच कौन करेगा?
तो जांच के लिए उन्होंने बोल दिया ईवीएम बनाने वाली कंपनी का इंजीनियर जांच करेगा। जांच का खर्च कौन देगा? शिकायतकर्ता। और अगर जांच में शिकायतकर्ता के आरोप सही पाए गए तो फिर ये जो राशि उसे जमा कराई जाती है उसे वापस कर दी जाएगी। और अगर आरोप सही नहीं पाए गए यानी सत्यापन 100% रहा तो फिर आपकी जो आपने पैसा खर्च किया है वो आपको वापस थोड़ी नहीं मिलेगा। बात खत्म हो गई, आपकी संतुष्टि हो गई। चलिए, ये था अप्रैल 2024 का फैसला। उसके बाद फिर क्या हुआ? विधानसभा के चुनाव हुए। कहां पर? हरियाणा में 2024 के। उसके बाद विधानसभा का चुनाव होता है जो मैंने अभी आपको बताया हरियाणा में। हरियाणा में चुनाव हुआ तो कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हो गई, जबकि वो तो ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई हमारी सरकार बनेगी, ऐसा माहौल था। लेकिन वहां तो बीजेपी बाजी मार ले गई। तो इन्होंने कहा कि यार ये तो लगता है फिर इन्होंने ईवीएम में गड़बड़ की है, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेकिन इस बार इन्होंने ये नहीं कहा है कि ईवीएम से इलेक्शन की बात नहीं की है। इन्होंने ये कहा है कि भाई ईवीएम का जो वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपने कहा है कि यूज की गई ईवीएम का जो आपकी मेमोरी है या माइक्रो कंट्रोलर है उसकी जांच होती है। तो इन्होंने कहा कि ईवीएम के जो 4 घटक होते हैं, 4 घटक कौन कौन से हैं? एक है आपकी नियंत्रण यूनिट, दूसरी है आपकी मतपत्र यूनिट, तीसरी है वीवीपैट और चौथी है आपकी प्रतीक लोडिंग यूनिट यानी जो सिंबल को लोड करती है। इन चारों घटकों से संबंधित जो मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर है इसके जांच और सत्यापन के लिए आप गाइडलाइन जारी कर दीजिए। यानी सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा है कि भाई आप स्वयं गाइडलाइन जारी कर दीजिए। आपने निर्णय तो यह दे दिया कि सत्यापन होगा, तो अभी हम क्या करते हैं कि जो है इसमें आकर के केस मतलब शिकायत करते हैं, शिकायत पर फिर कार्रवाई होती है तो उसमें पता नहीं चलता है कि वो जांच किस तरह से हो रही है। तो जांच करने के लिए आप गाइडलाइन जारी कर दीजिए। इसके लिए अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। बात समझ में आ गई? यानी अप्रैल 2024 में फैसला क्या आया था? सत्यापन का, कि भाई सत्यापन करा सकते हैं अगर आपको कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है तो, और वो भी 5% ईवीएम पर होगा आपके चुनाव क्षेत्र में। ठीक है। अब दोबारा से ये कांग्रेस के जो हारे हुए प्रत्याशी हैं फिर सुप्रीम कोर्ट गए और वहां जाकर के उन्होंने क्या कहा कि हम ईवीएम पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो जांच होगी उस जांच के लिए आप गाइडलाइन जारी कर दीजिए। यानी दिशा निर्देश जारी करने के लिए इन्होंने ये बात कही है। तो अब इसी को लेकर के और फिर इन्होंने क्या कहा कि 8 सप्ताह के अंदर आप इस मामले को डिस्पोज कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि ये देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ये राज्यों के चुनावों को क्या करती है? प्रभावित करती है। केस है वो लिस्ट में आ गया और केस जब लिस्ट में आया तो उस पर सुनवाई करने के लिए जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पीबी बराले की पीठ को यह मामला रेफर हुआ था जो 13 दिसंबर को इस पर सुनवाई करनी थी। इस पीठ ने कहा कि भाई देखो, सत्यापन का आदेश पारित जिस पीठ ने किया है तो वो अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं, जानते हैं, राइट। तो बेहतर यह होगा कि वही उसी पीठ के पास यह मामला जाए और वही इसके लिए दिशा निर्देश जारी करे। तो इस प्रकार इन्होंने एक आदेश पारित कर दिया और ये सीजीआई की रजिस्ट्री के पास भेज दिया इसको कि भाई इसको वहीं पर लिस्टिंग कर दीजिए। वहीं पर लिस्टिंग करने का मतलब है कि अब इस मैटर पर कौन सुनवाई करेगा? इस मैटर पर सुनवाई करेंगे अब सीजीआई संजीव खन्ना, क्योंकि अब तो वो सीजीआई बन गए हैं, और दीपांकर दत्ता जो 2 सदस्यीय पीठ थी, अब वही इस मैटर पर सुनवाई करेगी। और क्या गाइडलाइन जारी करती है तो उस पर हम लोग बात करेंगे। चैनल से आप जुड़े रहिए, जैसे ही अपडेट आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। तो यह था अभी चर्चा का विषय। अब आ जाइए ईवीएम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जरा उनको भी देख लीजिए। 2-4 फैक्ट हैं। पहली बार भारत में ईवीएम का प्रयोग जो हुआ था, पीटी में क्वेश्चन आता है, तो मई 1982 में हुआ था। और यह कहां हुआ था? केरल के परावूर विधानसभा क्षेत्र में 50 मतदान केंद्रों पर इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। रिजल्ट यह हुआ कि इस चुनाव को रद्द कर दिया। यह अपडेट आप ध्यान रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या निकल करके आ रही है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिसंबर 1988 में
रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में संशोधन करके 61A धारा जोड़ी गई और उसमें ईवीएम से मतदान कराने के प्रावधान को जोड़ दिया। अब यह विधिक हो गया। ठीक है, पहली बार प्रायोगिक तौर पर ईवीएम का प्रयोग 3 राज्यों में किया गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। याद रखिएगा कब किया गया था, 1998 में। मध्य प्रदेश की 5 विधानसभा क्षेत्रों में, राजस्थान के 6 और आपके दिल्ली के 6, यहां पर प्रायोगिक स्तर पर इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला इसमें फैक्ट यह है कि 2004 के लोकसभा चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम का प्रयोग हुआ था पहली बार, और तब से लेकर के ऑनवर्ड आपका ईवीएम के माध्यम से ही चुनाव कराए जा रहे हैं। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इससे जुड़े हुए। चैनल से आप जुड़े रहिए। सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा और अपने बहुमूल्य सुझाव भी दीजिएगा। साथ ही आप कमेंट करके यह भी बता सकते हैं कि और किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए। तो ये 11 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच ये वीडियो अपलोड होता है और ये डेली अपलोड रहेगा, तो आप लोग इसमें शामिल होते रहें। आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी इसी तरह के किसी महत्वपूर्ण करंट अफेयर से जुड़े हुए वीडियो को लेकर के। आज इतना ही, अब आप मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।